हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। हमने रे ऑप्टिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। तो जितने भी हम लोग अब कंटिन्यूस चैप्टर करेंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स से हमने शुरुआत की थी, तो रे ऑप्टिक्स, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा और उसके बाद में आएगी मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट जो है यानी प्रकाश जो है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसके। तो अगर हम ऑप्टिक्स को उस प्रकाश के गुणधर्मों में विभाजित करें या ऑप्टिक्स को अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर हमें जो है वो क्या पता चलता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखो, फर्स्ट अगर हम ऑप्टिक्स को डिवाइड करें तो ऑप्टिक्स को डिवाइड करने पर जो नेचर ऑप्टिक्स डिवाइड होती है वो होती है नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर, यानी जो प्रकाश है उस प्रकाश की प्रकृति के आधार पर। अब अगर नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर मैं करूं तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने नेचर ऑफ लाइट की बात की थी, यानी जो प्रकाश है उसकी प्रकृति के बारे में बताया था कि लाइट या प्रकाश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में किस तरीके से वो जाता है। ठीक है, तो जो न्यूटन है, न्यूटन से पहले भी एक वे साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका जो वर्क है वो पूरा ब्रॉडली नहीं था, यानी विस्तारित रूप के अंदर नहीं था। न्यूटन जो है उसने सर्वप्रथम जो है वो इसको एक विस्तारित रूप में बताया और एक बुक जो है ऑप्टिक्स नाम से ही प्रकाशित की थी, ऑप्टिक्स नाम से ही लिखी थी, और उसी के अंदर उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में और स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था। तो जो अपने पास न्यूटन है, न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट है उस लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल होता है, यानी जो प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो वो पार्टिकल के क्रम में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और उसने इस थ्योरी को जो है वो नाम दिया कॉर्पस्क्यूलर मॉडल ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहा है कॉर्पस्क्यूलर, इसका मीनिंग होता है कि कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, और उस छोटे से पार्टिकल को ही हमने क्या बोल दिया है, यहाँ पर सीधा हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल। अब इस थ्योरी के बेसिस पर जो न्यूटन ने दी, इस थ्योरी की अच्छी बातें क्या थी, तो अच्छी बात ये थी इस थ्योरी की कि इस थ्योरी के बेसिस पर उसने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन को परिभाषित कर दिया। ठीक है, जो इसका कणी का सिद्धांत है, यानी जो इसने मॉडल दिया है लाइट का, पार्टिकल इसने नेचर बताया है, कणीय प्रकृति बताया है इसने। ठीक है, अब इस आधार पर, इसके बेसिस पर दो जो लाइट की प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन, वो दोनों तो सेटिस्फाई हो जाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, जो और भी कई गुण होते हैं, जैसे अगर हम बात करें व्यतिकरण की यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन की, या फिर पोलराइजेशन की हम लोग बात करें यानी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की बात करें, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें सनलाइट अगर किसी सिलिकॉन के प्लेट पर पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इनके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। तो इसके बाद में जो अपने पास न्यूटन है, न्यूटन का जो ये थ्योरी थी, इसके काफ़ी टाइम बाद के अंदर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसे हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग। ठीक है, ये एक डच साइंटिस्ट था, और हाइजेनबर्ग ने जो है वो क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये जो लाइट है
इस लाइट का नेचर पार्टिकल नहीं है, यानी न्यूटन को क्या कर दिया इसने, गलत बता दिया। इसका नेचर जो है वो कैसा है, एक वेव की तरह है, यानी लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक एक वेव की तरह जाती है, यानी तरंग के रूप में आगे की ओर जाती है। तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, या हाइजन ने जो है वो क्या बताया था नेचर ऑफ लाइट। इसने बताया कि जो नेचर ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो एक वेव की तरह होती है, एक तरंग की तरह होती है। अब इसकी अच्छी बातें क्या थी, तो इसने क्या कर दिया कि जो न्यूटन जो डिफाइन कर रहा था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को, वो वेव थ्योरी से भी डिफाइन कर दिया इसने, यानी लाइट को वेव एज्यूम करके भी इसने बता दिया। और उसके अलावा इसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन यानी व्यतिकरण और विवर्तन को भी वेव थ्योरी के बेसिस पर बता दिया। लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हो गई, गड़बड़ हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट को अगर हम लोग वेव लेके चलते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो सेटिस्फाई नहीं करता, वो उसको संतुष्ट नहीं करता, और यहाँ पर आकर ये फेल हो गया। अब इसके बाद में एक और फेलियर का भी कारण था इसका, वो था कि इसने लाइट जो है वो जब सन से अर्थ तक आती है तो बीच के अंदर वैक्यूम आता है, निर्वात आता है, ठीक है। यानी हम अगर ये लेके चलें कि प्रकाश जो है वो एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह गति करता है, तो तरंग जो है उसको प्रोपेगेशन के लिए यानी संचरण के लिए एक मीडियम जरूरी होता है, माध्यम जो है वो जरूरी होता है। लेकिन जब लाइट रे सन से अर्थ तक आती है तो बीच के अंदर तो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, तो निर्वात के अंदर लाइट रे का प्रोपेगेशन फिर किस तरीके से हो जाएगा, यानी लाइट रे जो है वो निर्वात में से किस तरीके से आएंगी। तो यहाँ पर आकर ये दो रीजन जो थे इनके बेसिस पर हाइजेनबर्ग का जो ये प्रिंसिपल है या ये जो थ्योरी है वो गलत सीधे हो गई। अब इन दोनों के बाद में अपने पास आए मैक्सवेल जी, ठीक है। अब इन मैक्सवेल जी के ने जो थ्योरी दी वो थ्योरी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके अंदर इसने नेचर जो है वो क्या बताया लाइट का, तो जो लाइट का नेचर इसने बताया वो बताया कि लाइट जो है वो एक तरीके की वेव ही होती है, लेकिन इस तरीके की वेव होती है जो कि वैक्यूम के अंदर भी उसका प्रोपेगेशन हो सकता है, वैक्यूम के अंदर भी उसका प्रोपेगेशन हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि वैक्यूम के अंदर प्रोपेगेशन हो सकता है तो ऐसी कौन सी वेव जो होती है, ऐसी कौन सी तरंगें होती है जो निर्वात में संचरित हो सकती हैं, तो जैसे रेडियो वेव हो गई, रेडियो वेव के द्वारा ही हम दूसरे प्लेनेट के ऊपर या फिर जो अपने ये जो एटमॉस्फेयर है इसके बाहर जो सैटेलाइट होते हैं या फिर कोई भी अंतरिक्ष यान जो है वो स्पेस शटल जो है वो बाहर जाता है, तो स्पेस शटल जब बाहर की ओर जाता है तो उसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर होते हैं उनसे बात करने का जरिया जो है वो कौन सा है, रेडियो वेव ही है। तो रेडियो वेव जो है उनको भी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती हैं, जो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती हैं, जो जिनका प्रोपेगेशन होता है, तो प्रोपेगेशन होने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती है वो संचरित होते हुए और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। तो इस तरीके की वेव को हम विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बोलते हैं। अब इसके अंदर जो अच्छी बातें थी वो क्या थी कि इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को बता दिया, ठीक है। इसने ये भी बता दिया कि लाइट का प्रोपेगेशन जो है वो वैक्यूम में किस तरीके से होता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको एज्यूम कर लिया, विद्युत चुंबकीय तरंग एज्यूम कर लिया, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एज्यूम कर लिया तो हमने बोल दिया कि इसके अंदर जो है ये जो वेव है वो वैक्यूम के अंदर भी प्रोपेगेट हो सकती है, वैक्यूम के अंदर भी संचरित हो सकती है। अब इसके अंदर एक गुड के अंदर नाम लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है
वो मैक्सवेल ने भी नहीं दिया था। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, वो साइंटिस्ट था डे ब्रोगली। अब डे ब्रोगली ने जो है वो लाइट की नेचर को ड्यूल नेचर बताया, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है उसे द्वैत प्रकृति बताया। यानी कुछ जगह पर तो प्रकाश जो है वो एक पार्टिकल की तरह यानी कण की तरह व्यवहार करता है, और कुछ जगह पर वो एक वेव की तरह यानी तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इसके बाद में अपना जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने केवल और केवल क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चाहे हमने प्रिज्म की बात की हो, लेंस की हमने बात की हो, या फिर किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी बात की हो, तो सब के अंदर एक ही कॉमन चीज़ थी कि हमने रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के अलावा कुछ भी वहाँ पर नहीं देखा। तो न्यूटन जो है, न्यूटन जी की जो थ्योरी है ये हमने कंप्लीट पढ़ ली है। कंप्लीट पढ़ने का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें थी जैसे परावर्तन और अपवर्तन वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब सेकंड चैप्टर जो अपना है वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर हम लोग हाइगेन जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाइगेन ने क्या क्या चीज़ें बताई। और यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं नए, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन नाम आ गया, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, उसमें हम मैक्सवेल के बारे में बात करेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपने पास मॉडर्न फिजिक्स। इससे आगे वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे डे ब्रोगली, यानी मॉडर्न फिजिक्स जो अपने पास आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे डे ब्रोगली जो साइंटिस्ट है उसने ड्यूल नेचर जो दिया था, द्वैत प्रकृति जो बताई थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो यही देखते हैं कि अपने पास ये जो दो हैं, न्यूटन का जो हमने पढ़ लिया और जो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे हाइगेन के, इन दोनों की जो थ्योरी है, इन दोनों की थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों जो हैं वो अलग अलग क्या बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों का, हमने कंपैरिजन जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन जो है, न्यूटन ने जो अपना ये थ्योरी दी है इसके अंदर उसने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट जो है इसे देखिए कि न्यूटन ने ये सोचा कि जो लाइट पार्टिकल हैं यानी जो लाइट है, प्रकाश जो है वो एक छोटे छोटे इलास्टिक, यहाँ पर देखो वर्ड जो है उन्हें ध्यान में रखना कि टाइनी यानी छोटा, ठीक है, उसके बाद में लाइट यानी हल्का, और इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि दो लाइट पार्टिकल अगर एक दूसरे के साथ कोलिजन भी करते हैं, ठीक है, तो दोनों लाइट पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। तो इसने क्या बताया कि न्यूटन जो है इसने क्या बताया कि जो लाइट है वो लाइट जो है वो टाइनी लाइट और इलास्टिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल को जो है उसने क्या बोला, कॉर्पस्कल्स बोला। ठीक है, और ये कॉर्पस्कल्स जो हैं वो कहाँ से इमिटिंग होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये कण जो कणिका इन्हें बोला है, ये कणिका जो है वो कहाँ से निकलती है, तो हम बोलेंगे ये जो कणिका है वो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है यानी जो सोर्स होता है उससे इमिट होते हैं यानी उससे निकलते हैं। दूसरी चीज़ इसने क्या बताई कि ये जो कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे कण जो हैं वो प्रकाश का जो वेग होता है, लाइट की जो स्पीड होती है उससे मोशन करते हैं, उससे ही ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ये अपने साथ एनर्जी भी ले जाते हैं और साथ में मोमेंटम भी ले जाते हैं। अब एनर्जी साथ में ले जाएंगे तो जब ये आँख के रेटिना के ऊपर इंसिडेंस होंगे, आँख के रेटिना के ऊपर आएंगे तो ये विजन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इससे हमें वस्तुएं जो हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देने लगता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर इसके अंदर क्या बोल रहा है कि
अलग अलग कलर की बात करें तो अलग अलग कलर का जो कॉर्पुलस होता है, यानी जो कणिका होती है प्रकाश की, उसकी साइज जो है वो अलग अलग होती है। ये किसने, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। उसने बोला कि जो रेड कलर का कॉर्पुलस होता है, लाल रंग का जो कणिका होती है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, ब्लू कलर से। यानी विबजोर के अकॉर्डिंग ही उसने जो है वो पूरा का पूरा ये जो एनर्जी का हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये किसके बेसिस पर बताया, उसने विबजोर के बेसिस पर ही बता दिया कि रेड की एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होती है, रेड जो पार्टिकल या रेड जो कॉर्पुलस होता है उसकी, और जो ब्लू होता है उसकी क्या होती है, रेड से कम होती है। ठीक है, 5th पॉइंट के अंदर देखो क्या बोल रहा है कि ये जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है कि लाइट जो है वो एनर्जी और मोमेंटम को ले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल है और पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल जब मोशन करता है, कण जब गति करता है तो गति से संबंधित उसके पास ऊर्जा भी होती है और संवेग भी होता है। यानी कोई भी पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके पास एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा। और उसके अलावा उसने सबसे पहले क्या बताया था कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वहीं पर वो लाइट रे स्टॉप हो जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आगे नहीं जाएगी। उसके बाद में उसने बोला कि वैक्यूम के अंदर भी लाइट का जो प्रोपेगेशन हो सकता है, लाइट के जो वैक्यूम है, निर्वात जो है, इसके अंदर भी लाइट का प्रोपेगेशन यानी संचरण जो है वो हो सकता है। और इसने जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ, जिसके अंदर हम अपवर्तन के नियम देखते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो रिफ्लेक्शन का नियम है यानी परावर्तन के जो नियम है वो भी न्यूटन ने दे दिए थे। उसके अलावा इसके अगर हम लोग बात करें फेल होने की, तो ये बाकी की जो अपने पास प्रॉपर्टीज़ थी, लाइट की जो बाकी की प्रॉपर्टी थी, जैसे इंटरफेरेंस की बात कर लें, डिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर लें, तो उन सब को ये नहीं बता पाया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइगेन की, कि हाइगेन जो है वो क्या बोल रहा है। तो हाइगेन जो है वो क्या बोलता है, सबसे पहले तो इसका जो नाम था, ये एक डच साइंटिस्ट था और इसका नाम जो था वो था कि क्रिस्टियन हाइजेन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जब भी कोई ल्यूमिनस बॉडी जो है वो ल्यूमिनस बॉडी के अंदर हम लोग सोर्स को ऑन करते हैं, यानी वो लाइट का प्रोपेगेशन करना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही वो लाइट का प्रोपेगेशन करना यानी प्रकाश का संचरण करना शुरू करता है, उसी समय वहाँ पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, उसके चारों ओर, सोर्स के चारों ओर एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसे उसने नाम दिया था ईथर, जिसे उसने क्या नाम दिया था, ईथर। तो जैसे ही ल्यूमिनस बॉडी जो है उसको पावर ऑन किया जाता है, यानी वो लाइट का प्रोपेगेशन करना स्टार्ट करती है, तो जो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर होता है, उस हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक विक्षेप जो है वो उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ जिसे हम बोल सकते हैं, विक्षोभ जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब विक्षोभ का मतलब या फिर डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर कोई पत्थर डाल दिया, तो पानी के अंदर पत्थर डालने पर जो उसके शेप है, पहले वो नॉर्मल थी एकदम, ठीक है, जैसे ही मैंने उसके अंदर पत्थर डाला तो वहाँ पर वेव जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है, सर्कुलर आर्क बन जाता है, एक सर्कल बनते जाते हैं छोटे 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 छोटे, लास्ट में जाकर वो बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर के अंदर एक डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक विक्षोभ जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब इसके अंदर क्या बोला गया कि जो ये ईथर मीडियम है वो ईथर मीडियम ट्रांसपेरेंट है, यानी पारदर्शी है, वो दिखता नहीं है आपको, ठीक है, और उसका इनर्शिया जो है वो कितना है, 0, यानी जड़त्व जो है वो कितना है, 0। अब इनर्शिया यानी जड़त्व को अगर 0 कर देगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर इनर्शिया 0 है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका मीनिंग हो गया कि कोई एक पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी, बिना एक्सटर्नल फोर्स के ही उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसने जो है
वो क्या बताया कि जो मीडियम इसने लिया है, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर जिसे बोला है, वो ट्रांसपेरेंट है और उसका इनर्शिया जो है वो क्या है, जीरो है। अब ये जो डिस्टरबेंस हुआ, जहाँ पर उसने पत्थर को डाला वहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ। अब वो जो डिस्टरबेंस है वो सोर्स से दूर की ओर जाता है, सोर्स से दूर की ओर, और किसके रूप में जाता है, किसकी फॉर्म में जाता है, तो वो वेव की टर्म में दूर की ओर चला जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो इसने क्या बोला कि जब वेव के रूप में वो डिस्टरबेंस आगे की ओर प्रोपेगेट होता है या संचरित होता है, तो वेव जब प्रोपेगेट होती है, तरंग जब संचरित होती है, तो तरंग संचरित होती है तो वो अपने पास एनर्जी और मोमेंटम यानी ऊर्जा है, तो तरंग संचरित होती है तो वो अपने पास एनर्जी और मोमेंटम यानी ऊर्जा और संवेग दोनों को ले जाती है अपने साथ, यानी एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर जो है वो करती है। अब एनर्जी और मोमेंटम का अगर ट्रांसफर करती है तो हम वेव जो है उसको भी स्पेसिफिक बोल देते हैं कि अगर वो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब जो वेव है वो कौन सी है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद में एक फ्रेनल नाम का साइंटिस्ट आया था जिसने बताया था कि ये जो वेव है जो हाइजन ने बताई थी यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। इसका फ्रेनल का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो उसने फ्रेनल ने बाद में बताया था कई सालों के बाद में कि हाइजन ने पहले गलत बताया था कि ये जो लाइट रे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। उसने ये प्रूव कर दिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल होकर क्या कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती है। यानी पहले तो अनुदैर्ध्य बताया था हाइजन ने, तो इसने क्या बना दिया, उसी तरंगों को अनुप्रस्थ बना दिया। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो है इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि ये जो थ्योरी है अपने पास, ये थ्योरी इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को जो है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझाती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है इसको ये बिल्कुल क्लियरली समझाती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो ये अच्छे तरीके से समझा सकती है, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फिर क्रॉम्पटन इफेक्ट जो आता है उसको ये अच्छे से नहीं बता सका, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये उन्हें बताने में असमर्थ रहा, ये उन्हें नहीं सिद्ध कर सका, नहीं बता सका। तो हाइजन की जो थ्योरी है वो क्या हो गई, फेल हो गई। और इसी थ्योरी के अंदर, जैसे इस टॉपिक के अंदर हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वो अपना 11th का जो चैप्टर है वेव थ्योरी, जो हमने तरंग गति पढ़ा था, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो इसका 6th नंबर था, इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि जो वेव थ्योरी है, जो हाइजन की वेव थ्योरी है, इसी के अंदर सबसे पहले वर्ड जो है वो यूज आया था वेव फ्रंट का, ठीक है। और वेव फ्रंट जो है वो हमने वेव थ्योरी के अंदर 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। वेव फ्रंट जो है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आप लोग ये दोनों जो हमने यहाँ पर बताए हैं, मैंने सबसे पहले हाइजेनबर्ग की बात न्यूटन की बात करें, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद में अगर हम लोग हाइजन की बात करें तो हाइजन की ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपने को बताई, तो ये चीज़ आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट की, यानी तरंगाग्र की। तो वेव फ्रंट या तरंगाग्र जो है वो क्या होता है अपने पास। तो वेव फ्रंट या तरंगाग्र की हम लोग बात करें तो हमने वेव थ्योरी के अंदर टॉपिक के अंदर इसको पढ़ा था, ठीक है। वेव फ्रंट या फिर तरंगाग्र जो है वो क्या होता है। तो वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो देखो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे पानी की भरी हुई कोई बाल्टी है, ठीक है। उस बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर हमने एक पत्थर को डाल दिया। तो उस पत्थर को डालने पर अगर मैं बिल्कुल सेंटर में उस पत्थर को डाल रहा हूँ, तो जैसे ही पत्थर उसकी सरफेस पर टकराएगा,
ठीक है। सरफेस पर टकराते ही स्फेरिकल सर्कुलर शेप के अंदर राउंड राउंड जो है वो इस तरीके से राउंड राउंड धारियाँ जो हैं वो बनती हुई हमें दिखाई देती हैं। यानी कई जगह से तो वाटर जो है वो उसका लेवल ऊपर हो जाता है, फिर वाटर का लेवल नीचे, उसके बाद में ऊपर, उसके बाद में नीचे, और वो जो सर्कुलर शेप है वो बार बार उसकी जो सरकमफेरेंस है, उसकी जो परिधि है उसकी तरफ जाती है। यानी ये तो हो गया डिस्टर्बेंस, जैसे ही पत्थर को डाला तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये बन गया सोर्स, ठीक है। और इसके चारों ओर सर्कल की शेप के अंदर जो है वो ऐसे पार्टिकल होते हैं। वो सर्कल की शेप क्यों बनती है? क्योंकि उस सर्कल की शेप पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वाटर के, उन सब का जो फेज होता है वो क्या होता है? सेम। यानी वो सारे पार्टिकल जो है वो सेम कला के अंदर होते हैं, समान कला में होते हैं। तो वेव फ्रंट जो है वो क्या होता है, हम लोग बात करें तो मैं क्या बोलूँगा कि सेम फेज के अंदर यानी समान कला के अंदर जो भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं यानी कंपने करते हैं, वो सारे पार्टिकल जो है वो अगर सेम फेज के अंदर वाइब्रेट हो रहे हैं, समान कला में अगर वो कंपित हो रहे हैं, तो उन सब को मिलाने वाला जो बिंदुओं का बिंदुपत जो है, उन सब बिंदुओं का जो बिंदुपत है यानी लोकस जो है सारे के सारे पार्टिकल्स का, वो क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। अब अगर हम लोग वेव फ्रंट से ये जो अपने पास तीनों यहाँ पर देखो, हमने वेव फ्रंट जो है वो अलग अलग टाइप से बना रखे हैं। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि वेव फ्रंट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट की हम लोग बात करें तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर देखो क्या हो रहा है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर जो एरो का साइन बन रहा है डायग्राम के अंदर, वो लाइट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। वो किसको शो कर रहा है? लाइट की डायरेक्शन को, कि लाइट का प्रोपेगेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर हम वेव फ्रंट जो बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बना हुआ है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की और लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन देखें तो लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन वेव फ्रंट की डायरेक्शन के क्या है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यानी तरंग के संचरण की जो दिशा है या प्रकाश के संचरण की जो दिशा है वो इस तरंगाग्र के हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। तो सेकंड पॉइंट अपने पास जो है वो क्या बन गया? यहाँ पर सेकंड पॉइंट बन गया कि जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। यानी तरंग संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट है, जो भी पार्टिकल है, अब एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो कौन कर रहा है? यहाँ पर बीच के अंदर हमने वाटर के अंदर यहाँ पर जो है वो एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया, विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। अब यहाँ पर हमने एनर्जी दी है इस वाटर को, तो यहाँ पर एनर्जी दी है तो यहाँ पर जो इसके टच के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सबसे पहले एनर्जी गेन करेंगे, वो सबसे पहले उनको एनर्जी मिलेगी, वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, वो नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, वो नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसीलिए तो चारों ओर सर्कुलर शेप बनती है, क्योंकि इधर वाले जो पार्टिकल हैं, इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर ट्रांसफ़र करते जाते हैं। यानी एक पार्टिकल अपने से नेक्स्ट वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। एक कण जो है वो अपने आगे वाले कण को जो है वो ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर यही बात वो बोलना चाह रहा है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर यानी तरंगाग्र के ऊपर अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं तो वो पार्टिकल एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, एक स्रोत की तरह व्यवहार करता है। क्यों व्यवहार करता है? क्योंकि वो पार्टिकल जो है वो अपने आगे आने वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो आगे आने वाले पार्टिकल को एनर्जी कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? पीछे वाला पार्टिकल। तो पीछे वाला पार्टिकल जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव फ्रंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसके अंदर यही बोला है कि जो वेव फ्रंट है, ठीक है, उस वेव फ्रंट का जो पार्टिकल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब उससे आगे वाला जो वेव फ्रंट बनेगा, उससे आगे वाला जो वेव फ्रंट बनेगा, सर्कल जो बनेगा, अगर स्फेरिकल है तो स्फेयर अगर बनेगा उससे आगे, या फिर वेव फ्रंट बनेगा, तो आगे आने वाला जो वेव फ्रंट है वो क्या बन जाएगा? वो बोला जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स, या फिर सेकेंडरी हम लोग बोल सकते हैं उसे सेकेंडरी वेव
फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सोर्स के है अपने पास, या जो पहले वाला जो अपने पास बन रहा है वेव फ्रंट, जैसे हम यहाँ पर स्फेरिकल की बात करें तो इसके अंदर एक तो पहले छोटा स्फेयर है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, वो तो पॉइंट पर है, सेंटर पर है एकदम, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा स्फेयर है, उसके बाद में बड़ा स्फेयर है। तो जो छोटे वाला स्फेयर है ये तो हो गया अपने पास प्राइमरी वेव फ्रंट बोल सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। इसके बाद वाला जो वेव फ्रंट बन रहा है इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है इसका जो पार्टिकल है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वही एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और वही जो है वो लाइट की स्पीड से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर मैं वाटर की बात ना करूं, वाटर का तो हमने एग्जांपल लिया था वेव फ्रंट को समझने के लिए। अब हम लाइट पर आ जाते हैं। तो अगर इस वेव फ्रंट का पार्टिकल जो है वो लाइट की स्पीड से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी लाइट की स्पीड से आगे की ओर एनर्जी को ले जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी ये जो अपने पास पॉइंट्स हैं या पार्टिकल जो हैं इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं उनके टेंजेंशियली अगर हम लोग एक और वहाँ पर एक सरफेस बना दें, एक और सरफेस वहाँ पर बना दें टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उसे बोला जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी हम लोग अगर डायरेक्ट बना देते हैं प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो वो सेकेंडरी हो ही गया अपने पास। लेकिन इसे अगर लैंग्वेज के रूप में मैं लिखूँ तो मैं क्या बोलूँगा, टेंजेंशियल, यानी तिर्यक रूप से अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आगे वाली जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक वेव फ्रंट बनाऊं तो उसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाएगा। अब वेव फ्रंट जो है वो सोर्स पर डिपेंड करता है कि सोर्स किस तरीके का है, उसी टाइप का जो वेव फ्रंट है वो हो जाएगा। जैसे स्फेरिकल, फर्स्ट अपने पास जो टाइप है वो क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर गोलीय जो अपने पास तरंगाग्र है, इसकी हम लोग बात करें तो गोलीय तरंगाग्र जो है वो कब बनता है, जब स्रोत जो हो वो कैसा हो, सोर्स जो है वो कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो। अगर पॉइंट सोर्स है तो जो कैसा हो, सोर्स जो है वो कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो। अगर पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनेगा, जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल या गोलीय तरंगाग्र बनेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल सोर्स है अपने पास, तो जब सिलेंड्रिकल सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी उसके चारों ओर से, लाइट रे तो चारों ओर से इमिट होंगी। जैसे ट्यूबलाइट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ट्यूबलाइट जो है वो पूरी तरह स्फेरिकल नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसी ट्यूबलाइट ले लेते हैं जैसे CFL है, CFL के आगे वाला ही पार्ट हमने ले लिया केवल और केवल, ठीक है, यानी मैं बोल दूं कि CFL के जो पीछे होल्डर लगा हुआ होता है वो नहीं है, केवल और केवल यही है। अब ये जो है सिलेंड्रिकल सरफेस है, अब ये चारों ओर जो है अपने लाइट को प्रोपेगेट करेगा, चारों ओर जो है वो प्रकाश को संचरित करेगा। चारों ओर प्रकाश को संचरित करेगा तो इसके चारों ओर जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तो अगर सोर्स सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा, जो तरंगाग्र बनेगा वो भी कैसा बन जाएगा, सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार तरंगाग्र ही बन जाएगा। तीसरी हम लोग बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन का मीनिंग क्या हो गया अपने पास, प्लेन जो है वो कैसे यूज में आएगा कि जैसे सन से लाइट रे जो हैं वो आ रही हैं अर्थ तक, ठीक है, तो सन से लाइट रे यानी सूर्य से प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आ रहा है, तो सूर्य जो है वो मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स ले सकता हूँ, बिंदुवत स्रोत जो है वो ले सकता हूँ। तो उसके चारों ओर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाएंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वेव फ्रंट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर बनते जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पर बनते जाएंगे। तो मैं कहूँगा लास्ट वाला जो वेव फ्रंट बनेगा उस वेव फ्रंट की जो आर्क है या जो रेडियस है उस आर्क की, उस वेव फ्रंट की, वो रेडियस बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जैसे हम लोग बात करें कि इस तरीके से कोई अपने पास वेव फ्रंट जो है वो है, ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ पर अर्थ है, ये है यहाँ पर सन। सन से जो वेव फ्रंट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सन से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वेव फ्रंट की रेडियस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ के लिए ये सरफेस जो है वो कैसी होगी, तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट तो स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ का जो साइज है वो तो बहुत छोटा है। तो उसको ये जो वेव फ्रंट है वो किस तरीके का लगेगा, उसको ये लगेगा कि ये जो वेव फ्रंट है वो कैसा है, ये वेव फ्रंट है प्लेन। ठीक है, तो अगर कोई सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, कोई स्रोत जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, ठीक है, किसी ऑब्जर्वर से, किसी प्रेक्षक से, तो प्रेक्षक को जो है वो जो तरंगाग्र महसूस करेगा, जो वेव फ्रंट वो महसूस करेगा वो कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो तीनों के अंदर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने डायरेक्ट दे रखी है, जो आप लोगों को ध्यान में भी रखनी है। अगर हम लोग स्पेरिकल की बात करें तो स्पेरिकल जो अपने पास वेव फ्रंट होता है, गोलीय तरंगाग्र जो होता है, उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर स्क्वायर के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ वेव फ्रंट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट सोर्स है, जो बिंदुवत स्रोत है, उससे दूरी है। तो बिंदु स्रोत से दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तीव्रता का मान उतना ही कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो किसका है, तो लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है वेव के रूप में। तो यहाँ पर जो वेव है अपने पास, इस वेव का एम्पलीट्यूड भी आर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें सिलेंड्रिकल की यानी बेलनाकार तरंगाग्र की। तो बेलनाकार तरंगाग्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है वो आर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके अंदर तो आर स्क्वायर, इसके अंदर क्या हो गया, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड अंडर रूट आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन जो सरफेस है या प्लेन वेव फ्रंट जो है, समतल तरंगाग्र जो है, इसकी तीव्रता आर पर निर्भर ही नहीं करती। क्यों, आर कुछ है ही नहीं। आर जो है वो अपने पास रेडियस की अगर हम लोग बात कर लें वेव फ्रंट की तो रेडियस है ही नहीं, यानी प्लेन जो अपने पास वेव फ्रंट है इसकी इंटेंसिटी आर पर डिपेंड नहीं करती और ना ही इसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम जो है वो आर पर निर्भर करता है। तो ये अपने पास वेव फ्रंट है। ठीक है, नीचे वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है वो डायग्राम आप लोगों को इसलिए बना के बताया है कि जैसे ओ जो है वो अपने पास हो गया पॉइंट सोर्स। पहला जो अपने पास D1 D2 जो बन रहा है, ये जो D1 D2 बन रहा है इसे हमने बोल दिया कि ये जो अपने पास है वो एक D1 D2 जो है वो मैं एक ऐसे ही डॉटेड लाइन जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर D1 D2 पर जब पार्टिकल है, कोई भी मीडियम का पार्टिकल है, तब मैं टाइम की काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि t बराबर 0 पर पार्टिकल जो है मीडियम के वो D1 D2 पर है। ठीक है, अब यहाँ से t टाइम के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो मैं बोलूँगा t टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो, तो वो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, vt डिस्टेंस कवर करेंगे। तो vt डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो जो है वो पहुँच गए f1 f2 पर। सारे के सारे पार्टिकल जो है वो कहाँ पर पहुँच गए, F1 F2 पर पहुँच गए। अब F1 F2 के से आगे अगर मैं t टाइम और लूँ कि t टाइम बाद में और किधर चला जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है इन पार्टिकल की वो तो कांस्टेंट है, नियत है। वो तो वेग जो है वो क्या है, नियत है प्रकाश के वेग के बराबर, तो वो उतनी ही दूरी वापस से तय करेंगे। अब जो ये F1 F2 वाला है ये तो बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट यानी प्राथमिक तरंगाग्र, और जो ये G1 G2 वाला बन रहा है इसको हम लोग बोल देंगे द्वितीयक तरंगाग्र या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे सेम फेज के अंदर यानी समान कला के अंदर होते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए
अब लोग हम जो हैं वो इसी वेव फ्रंट को, तरंगाग्र को जो है वो एक एनिमेशन के द्वारा जो है समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना है इन चीज़ों को, इससे आप लोग जो है वो अच्छे से तरंगाग्र को समझ सकेंगे। इंग्लिश वालों के लिए वीडियो के अंदर ही इंग्लिश के अंदर वर्डिंग है, ठीक है, तो मैं प्रॉपर हिंदी के अंदर जो है वो आप लोगों को समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, जो यहाँ पर वेव फ्रंट बन रहे हैं उसके अंदर हाइगेन्स का प्रिंसिपल है। अब देखिए, जैसे ही कोई बॉल जो है वो किसी पानी के अंदर गिरती है तो पानी के अंदर गिरने पर ये चारों ओर राउंड के अंदर जो है वो कोसेंट्रिक सर्कल बन जाते हैं, यानी सेकेंद्रीय वृत्त के रूप में बन जाते हैं। इनमें से कुछ का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, और कुछ का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रफ। अब इसमें से एक सर्कल को हम लोग ले लें तो ये जो सर्कल है इसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो सेंटर से क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। अब ये वेव फ्रंट जो है वो बाहर की ओर जिस स्पीड से जाएगा उसे बोला जाएगा स्पीड ऑफ वेव। इस वेव फ्रंट के एक पोर्शन की हम लोग बात कर लें। अब इस वेव फ्रंट के एक पोर्शन की हम लोग बात कर लें और इसके दो पार्टिकल की बात करें, ठीक है, जो इसके ऊपर हैं। तो इन पार्टिकल पर अगर हम लोग एक कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो रे की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, यानी संचरण की जो दिशा है तरंग की, वो दर्शाती है। अब इसी प्रिंसिपल को हाइगेन ने जो है वो लाइट के लिए लगाया कि लाइट जो है वो भी वेव के रूप में आगे की ओर गति करती है। अब अगर हम एक बिंदु स्रोत की बात करें तो बिंदु स्रोत जो है वो उसके चारों ओर गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें तो उसके चारों ओर जो तरंगाग्र है वो बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। प्लेन तरंगाग्र यानी समतल तरंगाग्र जो है वो इसी के अंदर हो सकता है जब हम सोर्स से, स्रोत से बहुत ज़्यादा दूरी पर आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सूर्य और पृथ्वी। सूर्य से जो लाइट रे आ रही है तो सूर्य जो है वो बिंदु स्रोत की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। वहाँ से जो लाइट रे ये आ रही हैं, ये जब अर्थ तक आती हैं तो एक स्मॉल पोर्शन जो होता है, छोटा भाग जो होता है वेव फ्रंट का, वही आ सकता है अर्थ तक आता है। और इसीलिए अर्थ को जो है वो कैसा नज़र आता है, अर्थ जो है उसको सूर्य जो है उसका वेव फ्रंट प्लेन नज़र आता है। चलिए, अब हम ये बोल सकते हैं कि हाइगेन प्रिंसिपल का यूज करते हुए अगर हमें वेव फ्रंट के या सोर्स के बारे में पता है तो किसी लेटर टाइम t के ऊपर हम लोग वेव फ्रंट के बारे में बता सकते हैं कि उसकी शेप क्या होगी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। चलिए, एक हमने पॉइंट सोर्स ले लिया और इस पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया ए बी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल उपस्थित हैं, जितने भी कण उपस्थित हैं, हाइगेन के अनुसार वो सारे कण जो हैं वो स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इन सब को बोला जाएगा वेवलेट्स, ठीक है, तरंगिकाएं बोला जाएगा। अब ये सारे जो हैं वो स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, तो इन सब से प्रकाश की किरणें जो हैं या फिर प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होगा। तो ये जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते जाएंगे आगे, छोटा छोटा सारे के सारे जो हैं वो छोटे छोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट जो हैं वो बनाते जाएंगे। इन सारे वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो इन सारे वेव फ्रंट की जो रेडियस है वो हम स्मॉल आर ले। अब ये सब वेव फ्रंट जो हैं वो सेम वेलोसिटी से, सेम वेग से आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। रेडियस हमने इसके लिए सबकी क्या ले ली है, स्मॉल आर ले लिया। अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू देखूं तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, वी टी हो जाएगा, अगर टी टाइम में ये पहुंच रही है। अब अगर इन स्फेरिकल जो ये वेव फ्रंट बन रहे हैं इन सब पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करके इन सब को मिला दूं तो ये अपने पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता है। अब चलिए, अगर हम लोग बोल दें कि r = 0 जब है
तो t इक्वल टू 0 है, यानी इनिशियल टाइम के ऊपर r की वैल्यू 0 है। अब अगर टो टाइम के बाद में हमें वैल्यू देखनी है r की, तो टो टाइम के बाद में वैल्यू जो है r की वो कितनी हो जाएगी, v टो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यही सेम प्रोसेस जो है वो हम एक समांतर जो अपने पास या फिर लीनियर सोर्स जो होता है उसके लिए लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी के अंदर एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई कि जो अपने पास ये वेवलेट्स हैं, ये वेवलेट्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं, यानी ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करती हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब वेव फ्रंट आगे की ओर भी होगा और पीछे की ओर भी होगा। तो हाइजेनबर्ग ने जो है वो हाइजन ने इसका क्या बताया रीजन, कि उसने कहा कि जो आगे की ओर जो वेव फ्रंट है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वेव का, और जो पीछे की ओर है उसका एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम। लेकिन वो थ्योरी जो है वो सही नहीं थी। कुछ समय बाद में वोइग्ट और किरचॉफ नाम के जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि कोई भी वेवलेट का एम्पलीट्यूड अगर वो थीटा एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, तो उसका एम्पलीट्यूड दिया जाता है 1/2 1 + cos थीटा से। अब अगर हम यहाँ पर इसके अंदर बात करें तो थीटा की जो वैल्यू है वो 180, तो मैं अगर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाती है 1/2 1 - 1 = 0। यानी जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेव फ्रंट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड जो है, वो जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम जो है वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए ये एनिमेशन को मैं उम्मीद करता हूँ कि वेव फ्रंट जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। इससे हम लोग जो है वेव फ्रंट अगर हमारा अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी थ्योरी आएगी, उन्हें समझने में अपने आसानी रहेगी। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे, मंडे को मिलते हैं हम।